और आइए अब रुख करते हैं क्राइम पेट्रोल डायल 100 द बर्निंग केसेस श्रृंखला के आज के दूसरे केस की तरफ, जो एक औरत की कोमल, भावुक और ममतामयी छवि के बिल्कुल विपरीत अमानवीय और निर्दयी होने की एक दुर्लभ घटना का असाधारण उदाहरण बनकर सामने आता है। कैपिटल पनिशमेंट यानी कि सजाए मौत। यह किसी आम गुनाह की सजा नहीं है। अदालत ये सजा बेहद संगीन और असाधारण अपराधों में ही देती है, और किसी महिला को सजाए मौत या फांसी की सजा होना असाधारण से भी असाधारण माना जाता है। आजाद भारत के कानून के इतिहास में रतनबाई वो पहली महिला थी जिसे न्यायालय ने 1955 में मौत की सजा सुनाई कर अब तक कुल 13 महिलाओं को मौत की सजा सुनाई जा चुकी है, और इनमें से ही 2 बहनें हैं, सपना और रंजना भोयर, जो जेल में अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों की उल्टी गिनती गिन रही हैं। रंजना और सपना भोयर 2 बहनें जिन्हें अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी, उनकी मां रुक्मणी भी इस सजा में भागीदार होती अगर तहकीकात के दौरान ही उसकी मौत ना हो जाती। सवाल यह है कि इतनी साधारण सी दिखने वाली ममता की प्रतिमूर्ति, अपने परिवार और बच्चों पर जान छिड़कती ये महिलाएं किसी जघन्य अपराध को अंजाम दे सकती थी, और वो भी ऐसा अपराध जिसके लिए इन्हें फांसी की सजा दी जाए। आखिर इन्होंने ऐसा क्या अमानवीय जघन्य अपराध किया था जिसके लिए सदियों में किसी को दी जाने वाली मौत की सजा इनके नाम हो गई थी। सुषमा, सुनो ना, आज कोशिश करना जल्दी आ जाओ। मेधा की तबीयत ठीक नहीं है और मेरी आई की भी तबीयत ठीक नहीं है। मैं मेधा को लेकर आई के पास जाऊंगी, तो देवकी के पास आपको रुकना पड़ेगा। ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं आधे 1 घंटे में आ जाऊंगा। जी। तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ? वो बाबा, हम लोग कुछ दिनों के लिए नासिक रहने आए हैं आई के साथ। आई का बहुत मन है मेधा को मिलने का, पर उसकी तबीयत ठीक नहीं है। इसके लिए आई ने हमें इधर भेजा है ताकि हम मेधा को लेके जाएं। हाँ बाबा, मेरा भी बहुत मन करता है अपनी छोटी बहन को मिलने का, उसके साथ खेलने का, वक्त बिताने का। बाबा सच में बहुत याद आती है उसकी। देखो, मेधा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं उसे तुम लोगों के साथ नहीं भेजूंगा। बाबा, हम उसे बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, उसका हम अच्छे से ध्यान रखेंगे और हम उसको टाइम पे खाना, दवाई सब दे देंगे। बाबा भेज दो ना, पता नहीं हम नासिक वापस कब आएंगे और उससे मिल भी पाएंगे या नहीं। हाँ बाबा, हम आपके घर के पास वाली धर्मशाला में रुके हुए हैं, चाहिए तो आप मेधा को देख के जाओ। भेज दो ना उसे। देखो, मैं सुनिए ना, जाने दीजिए ना। सौतेली है तो क्या हुआ, है तो बहन ही, मिलने का तो मन करता ही होगा। तुम लोग रुको, मैं मेधा की दवाइयाँ लेकर आती हूँ, बस टाइम पे दवाइयाँ दे देना। हाँ मेधा, उठो, देखो कौन आया है। चलो चलो चलो, ये दीदी है, खेलना उनके साथ। मैं तुझे ताई, सपना ताई, ये लो दवाई। चलो, आई इंतजार कर रही है। हाँ बाबा, आप इसको लेने आना। हाँ, मेधा को लेने आना। हाँ? क्या जरूरत थी भेजने की? तुम मना भी तो कर सकती थी। अब जाने भी दीजिए। अरे, कल पूना से एक औरत आई थी, उसके साथ 2 लड़कियां भी थी। कौन से रूम में है वो? वो लोग तो कल रात को ही चले गए, बहुत जल्दी में थे वो। उनके साथ एक छोटी बच्ची भी थी। हाँ, 2 लड़के थे और एक लड़की भी थी। आपकी पहली बीवी और बेटी ने आपकी बेटी को किडनैप किया, मतलब आपकी पहली बीवी ने अपनी दूसरी बेटी और आपकी बेटी ने अपनी बहन को किडनैप किया। हाँ साहब, ये अगवा करने वालों में मेरी पहली बीवी, उसकी बेटी रंजना और मेरी सगी बेटी सपना, ये तीनों लोग थे। अगर वो आपकी सगी बेटी थी तो फिर वो अपनी बहन को क्यों किडनैप करेगी? पता नहीं सर, शायद बदला लेने के लिए। कैसा बदला? आप थोड़ा डिटेल में बताइए ताकि हम इस केस को समझ सके। सर, मैं मिलिट्री में था सर, पुणे कैंप में। मेरी मुलाकात रुक्मणी से हुई। हम लोग एक दूसरे को पसंद करने लगे और फिर हमने शादी कर ली। लेकिन सर, उसकी एक शादी पहले ही हो चुकी थी। उसका पति ट्रक ड्राइवर था, उसकी एक बेटी थी रंजना, फिर हमारी एक बेटी हुई सपना। मैं उन लोगों से बहुत प्यार करता था, लेकिन उनकी हरकतों की वजह से
मुझे उन्हें छोड़ना पड़ा। कैसी हरकत है? जेब काटने की। मैंने उनको समझाया सर, पर उन लोगों ने मेरी एक भी बात नहीं मानी, बल्कि मेरी बेटी सपना को भी उन्होंने अपने रंग में रंग लिया, उसे भी जेब काटने की ट्रेनिंग देने लगे। रुक्मणी बहुत ढीठ औरत है साहब, तंग आकर मुझे उसको छोड़ना पड़ा। फिर मुझे सुषमा मिली और मैंने इससे शादी कर ली। हम लोग नासिक शिफ्ट हो गए साहब। जब आपको उनसे इतनी प्रॉब्लम थी तो फिर आपने अपनी बेटी को उनके साथ भेजा क्यों? बुरा वक्त था साहब, क्या बोलूं। आपके पास अपनी पहली बीवी और बेटी का कोई फोटोग्राफ है? नहीं साहब। कुछ आइडिया है वो कहाँ रहते हैं? कोई टेम्पररी या परमानेंट एड्रेस? पूना में कहीं रहते हैं, बस इतना ही पता है। लाखों की आबादी में 3 महिलाओं को ढूंढना, और वो भी सिर्फ उनके नाम की जानकारी के आधार पर, ये बहुत मुश्किल जान पड़ता है। रुक्मणी, रंजना और सपना को ढूंढने के लिए नासिक पुलिस ने पुणे पुलिस से संपर्क किया। पुणे पुलिस की हर संभव कोशिश के बाद इन तीनों का कुछ पता नहीं चला। मेधा को गायब हुए 2 महीने बीत चुके थे। किरण और सुषमा की आंखें आस लगाए नहीं थक रही थी कि न जाने कहां से उनकी बेटी अचानक उन्हें पुकारती हुई चली आए या उसके बारे में कोई खबर मिल जाए। रंजना, तुम लोग मेधा को लेकर गई थी ना? कहाँ है वो? किस हाल में? मेरी मेधा मुझे वापस दे दो। छोड़, भूल जा मेधा को, अब वो तुझे नहीं मिलने वाली। मतलब तुम लोग कहना क्या चाहती हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तूने हमारी आई की जिंदगी बर्बाद कर दी, हमारा घर उजाड़ दिया। जैसे हम अपने बाप के लिए तरसते ना, अब तू अपनी बेटी के लिए तरस। नहीं मिलेगी कभी तुझे वो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मेरी बच्ची मुझे वापस दे दो। चल, मेरी बात तो सुनो। क्या हुआ? मैंने उन्हें मार्केट में देखा। कौन? किन्हें देखा? कहाँ? सपना और रंजना को। किरण, हाँ? किरण यहीं पे थे। कहाँ चले गए? ठीक से याद है तुझे? किरण मुझे अच्छे से याद है, मैंने यही देखा था। किरण ने तुरंत इस घटना की सूचना नासिक पुलिस को दी और नासिक पुलिस ने तुरंत कार्रवाई भी शुरू कर दी। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद पुलिस सपना, रंजना और रुक्मणी का पता लगाने में नाकामयाब रही। इन तीनों के नासिक में होने ने किरण और सुषमा की तो नींद उड़ा दी थी। डर 24 घंटे उनके साथ था कि अब उनके साथ क्या अनहोनी होने वाली थी। सुषमा, देवकी को स्कूल के गेट पर ही छोड़कर मत आ जाना। तब तक वहीं रुकना जब तक वो स्कूल में अंदर नहीं चली जाती। जब तक ये अंदर नहीं चली जाती मैं वहीं पे रुकती हूँ, और लेने भी स्कूल छूटने के 1 घंटे पहले पहुंच जाती हूँ। जब तक ये घर वापस नहीं आती अजीब सी घबराहट होती है। रोज प्रार्थना करती हूँ कि मेरी बच्ची सही सलामत हो, कहीं मेधा की तरह। ऐसा कुछ नहीं होगा, फालतू की बातें मत सोचा कर। स्कूल के प्रिंसिपल से बात हुई है मेरी, कह रहे हैं वो ध्यान रखेंगे इसका, और कुछ भी होगा तो सबसे पहले हमें खबर करेंगे। सब ठीक करेगा भगवान। देवकी कशी आहेस? लक्षात ठेवा तिचा.
काही काळजी करू नका, मी आहे ना. कहाँ जा रही हो? अरे देव की बात है, उसको बुला दो, जाओ. उसकी बहन की तबीयत बहुत खराब है, हम उसको लेने आए. जाओ बुला दो. ऐसे नहीं बुला सकती. बच्चे को लेके जाने के लिए माँ बाप की परमिशन लगती है. अरे अभी तो बताया ना कि उसकी बहन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है. उसके आई बाबा उसके साथ है, इसके लिए हमको भेजा है उसको लाने को. तभी भी उसे नहीं ले जा सकते. उसके माँ बाप बोलेंगे या आएंगे तभी लेके जाएंगे. अरे लेकिन अच्छा ये लो, ये आप तो उसे भेजो ना. ज्यादा शांति करती है क्या? प्रिंसिपल को बता दूं? हाँ, जा, जो करना है कर ले, देख लेंगे तुझको हम. क्या समझती तू अपने आप को? चल देख लेंगे तुझे, देख लेंगे. किरण क्या हुआ? देवकी के स्कूल से फोन आया था. प्रिंसिपल ने कहा कि 2 लड़की आई थी देवकी को साथ ले जाने के लिए. तुम फौरन स्कूल जाओ और देवकी को लेकर आओ. मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ. चलो. रंजना और सपना की देवकी को अगवा करने की कोशिश एक स्कूल कर्मचारी की सूझबूझ की वजह से नाकाम हो गई थी, और वहीं दूसरी तरफ पुणे पुलिस पिछले 2 महीनों से रुक्मणी, रंजना और सपना के कारनामों को पिछले 10 सालों की चार्जशीट में तलाश कर रही थी, और आखिरकार उन्हें सफलता मिली. इन तीनों के नाम उन्हें पुलिस रिकॉर्ड्स में मिले, जिसमें इन पर चोरी और लूट के कई मामले दर्ज थे, और जिसके लिए यह 8 महीने की सजा भी काट चुकी थी. कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, और पुलिस की भी यही स्थिति थी. उनके पास इन तीनों का अभी का पता नहीं था, लेकिन इन तीनों के फोटोज और कुछ पुराने एड्रेसेस थे, जिसको आधार बनाकर उन्होंने अपने खबरी नेटवर्क को एक्टिवेट कर दिया, और आखिरकार उनकी कोशिश रंग लाई और उन्हें इन तीनों का नया पता मिल गया. पुणे पुलिस ने तुरंत वहां छापा मारने की तैयारी की, इस उम्मीद में कि शायद अब मेधा केस सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उन्हें आभास भी नहीं था कि सच कहीं ज्यादा भयानक और कुरूप होगा. काय पाहिजे? सरका बाजूला. अरे चला. अरे अरे क्या हो रहा है? सपना और रंजना कौन है? मेधा मात्रे कहाँ है? कहाँ है मेधा मात्रे? हम किसी मेधा मात्रे को नहीं जानते. मेरे बेटे को हाथ लगाएगा तो हाथ तोड़ डालोगी. तेरा छोड़ूंगी नहीं. डालो इनको अंदर. तो डालोगी नहीं, तो डालोगी. मेरे बेटे को मारना नहीं, छोड़ूंगी नहीं मैं. छोड़ूंगी. सर, ये रहे मनीषा. सारा घर अच्छे से चेक करो. यस सर. सर सर, ये फोटोग्राफ्स मिले. रुक्मिणी के बेटे के बर्थडे के फोटोज हैं. कांबळे, ये फोटो लेकर जरा आस पड़ोस में पता करो, इसमें जो बच्चे हैं ये आस पड़ोस के ही बच्चे हैं या बाहर के हैं. हो सकता है कि इन बच्चों में से किसी ने मेधा को देखा हो. ठीक है सर. सर ये कुछ बच्चों के कपड़े मिले. ये रुक्मिणी के तो 2 पोते हैं ना सर. ये लड़कियों के कपड़े यहाँ क्या कर रहे हैं? और अलग अलग साइज के कपड़े हैं, मतलब अलग अलग उम्र की लड़कियां. अच्छा, इस फोटो में जो बच्चे हैं इन्हें पहचानती है? हाँ, इनमें से ज्यादातर बच्चे यही के हैं, लेकिन साहब इस बच्चे को मैं नहीं जानती. पहले कभी इसे इस एरिया में नहीं देखा. इसे पहचानती है? इसे कभी देखा इस एरिया में? साहब यहाँ तो बच्चा आते रहते हैं, कोई 2-3 महीना रहता है तो कोई 10-12 दिन में चला जाता है. पता नहीं कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं. मैंने तो उनको 1-2 बार पूछा भी था. अरे
अब ये कौन है? कभी देखा नहीं इसको? ये मेरी बहन की लड़की है, पूना घूमने आई है। साहब, पिछले 3 सालों में कम से कम 10 से ज्यादा बच्चे हमने देखे यहाँ पे। उनका वो दामाद है ना सूरज, उसके साथ में अलग अलग बच्चे दिखते हैं। अरे वाह वाह वाह। अच्छा, ये लोग काम क्या करते हैं? काम क्या साहब, पॉकेटमारी करते हैं। 1000 बार तो पुलिस पकड़ के लेके गई, लेकिन कोई फायदा नहीं, सुधरते ही नहीं है। वापस आके फिर वही काम शुरू। इनका जो दामाद है सूरज, क्या वो भी यहीं रहता है? घर जमा है ना साहब, कहाँ जाएगा? वो भी इधर, उसकी गाड़ी भी यहाँ। वो देखो साहब, उसकी गाड़ी। कमले, यहाँ तो ऐसा कुछ मिला नहीं जिससे ये साबित हो सके कि मेधा यहीं थी, लेकिन कुछ बच्चियों के कपड़े मिले हैं और रुक्मिणी के दोनों पोते हैं। इस तरह से लड़कियों के कपड़े, वो भी अलग अलग साइज के हैं। सर, पड़ोसी का भी कहना है कि उन्होंने इनके घर पे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को देखा है। और सर, ये सूरज की कार है। सर, अगर वाकई इनके घर में कुछ चल रहा था तो हो सकता है कि उसके सबूत इस कार में भी मिले। सर, हमें इस कार की फॉरेंसिक टेस्ट कराना चाहिए। बोलो। और जब तक फॉरेंसिक टीम अपना काम करती है, हम जरा इन चारों से पूछते हैं, ये बच्चे कौन है? कौन से बच्चे? वही जो तुम्हारे घर मेहमान बनकर आते थे और अचानक गायब हो जाते थे। किसके बच्चे थे वो? वो तो हमारे रिश्तेदारों के बच्चे थे साहब। कौन से रिश्तेदार? नाम एड्रेस दो जरा, हम भी तो पता करें। उसमें पता क्या करने का? रिश्तेदारों के बच्चे नहीं होते क्या? और कौन बोला 10-12 बच्चे देखे? 10-12 नहीं साहब, एक 2-3 ही बच्चे आए होंगे। 6-7 बच्चे होंगे सब। वो गांव से कोई इधर घूमने को आते थे ना, तो उन्हीं के बच्चों को देखा होगा। किसके गांव से? तेरे या तेरी बीवी के? गांव के बच्चे नहीं थे साहब, वो तो मेरी सहेलियों के बच्चे थे। वो जब घूमने जाती थी ना, तो अपने बच्चों को मेरे इधर छोड़ के जाती थी। और तुम घर पे बैठ के उनकी देखभाल करती थी? अरे साहब, अभी कोई देखभाल करने को बोला तो मना नहीं कर सकते ना, वो भी अपनी बहन के बच्चे को। कितनी बहनें हैं तुम्हारी में? आई की बहन का है साहब, वो तो मेरे बहनों के बच्चे थे। लेकिन तुम्हारी तो सिर्फ एक बड़ी बहन है जो तुम्हारे साथ रहती है। फिर ये बाकी की बहनें और बच्चे ये सब कहाँ से आए? अरे सब, मुझे क्या मालूम कहाँ से आते थे, पर इतना मालूम है कि आते थे और फिर कुछ दिन के बाद चले जाते थे। कहाँ चले जाते थे? कहाँ मतलब? अपने घर जाएंगे। साहब, क्या हुआ है? हमने ऐसा कोई भला बुरा काम नहीं किया है और बच्चों से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन मेधा से तो है ना। कहाँ है मेधा? कहाँ रखा है उसको? बोलो, मेधा कहाँ है? मुझे कैसे पता होगा वो कहाँ है? साहब, मैं तो जानता भी नहीं है मेधा कौन है। ये सारे लाइन से झूठ बोल रहा है। अब इनसे सच उगलवाने के लिए हमें ब्लड स्टेन्स और कार की फॉरेंसिक रिपोर्ट का वेट करना होगा। कांबड़े, इन 2 बच्चों को पड़ोसियों ने नहीं पहचाना, इसका मतलब कि ये दोनों बाहर के हैं। लेकिन ये साबित कैसे हो? सर, ये रुक्मिणी बहुत शोर मचा रही है। उसका कहना है उसके नाती को उसके पास छोड़ दे। गीता, हम यहाँ उनकी फरमाइशें पूरी करने के लिए नहीं बैठे। उनसे जाके कह दो कि बच्चे एनजीओ में हैं और सही सलामत है, और दोबारा अगर पूछे तो 2-4 रख भी देना। कांबड़े, कल सुबह दोनों बच्चों को बुलाओ, देखते हैं उन्हें कितना पता है। ठीक है सर। केदार, बेटा लो बिस्किट लो, क्रीम वाले बिस्किट हैं, बहुत अच्छे हैं। लो खाओ खाओ खाओ। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि ये फोटो तुम्हारी बर्थडे पार्टी की है ना? हाँ। बहुत सारे बच्चे आए तुम्हारी पार्टी में, है ना? वाह। अच्छा बताओ, ये सारे बच्चे तुम्हारे मोहल्ले के हैं? हाँ। अच्छा, वैसे कुछ बच्चे तो तुम्हारे घर पे रहने के लिए भी आते थे ना? ये राजा है। अच्छा, ये राजा है। तो ये किसके साथ आया था? आज ही और आई इसको लाई थी, पर ये ज्यादा दिन नहीं रहा था, ये चले गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये? अरे, ये तो हमारा है। ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। तो बेटा, ये अमर किसके साथ आया था? कौन लाया था इसको? इसको आई लाई थी, फिर ये मेरा दोस्त बना। कहाँ से लेके आई थी अमर को आज ही? पता नहीं, लेकिन अंकल, उसके पापा के पास बहुत बड़ी गाड़ी है, प्लास्टिक की नहीं, सचमुच की। अच्छा, तुम्हें कैसे पता?
अमर ने बताया। अच्छा, तो ये अमर तो अब आपके साथ नहीं रहता ना, ये कहाँ गया? वो तो नहीं पता कहाँ गया। बेटा, तुम्हारे घर में ऐसे हमेशा रहने के लिए आते थे ना बच्चे? तो तुम कितने छोटे थे जब से बच्चे आते हैं इस तरह? इतना नहीं, इतना। ओह, तब तो आपके बहुत सारे दोस्त बने होंगे। तो एक बात बताओ, तुम्हारे घर में कितने बच्चे आके रहे हैं? कितने बच्चे थे बेटा? 4? 40? तीन महीने हो गए किरण, मेरी बच्ची कहीं नहीं मिल रही है। पता नहीं किस हाल में होगी। किरण प्लीज प्लीज मेरी बच्ची को ढूंढो, छोटी बच्ची है वो। किरण मेरी बच्ची को ढूंढ लाओ। सुषमा, सुषमा। सर, रुक्मणी के घर की दीवार पे जो खून के धब्बे मिले थे उसकी रिपोर्ट आ गई है। सर, AB नेगेटिव है। मैंने मेधा के फादर से कंफर्म किया, मेधा का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है। और सर, रुक्मणी की फैमिली में भी किसी का ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव नहीं है। मतलब वो खून किसी और का है? इनके घर पे जो बच्चे आए शायद उनमें से किसी का हो सकता है सर, क्योंकि सूरज की कार में भी जो खून के धब्बे मिले हैं उसका ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है और किसी से मैच नहीं होता। मतलब ये मामला सिर्फ किडनैपिंग का नहीं है, उससे आगे भी कुछ है। मारा तो नहीं ना उन लोग ने? हाँ, मारा ना तो आजी को बोल, मैं उनको छोड़ूंगी नहीं। नहीं आजी, उनने नहीं मारा। हाँ? वो लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ? मेरा बच्चा। अब सूरज की बारी। बैठना, बैठ बैठ। क्रीम वाले बिस्किट हैं, मैं भी यही खाता हूँ। लेना कामले। पुलिस को ना लोग गलत समझते हैं। अब तेरी सास, बीवी, साली, इनको हमने बच्चों से मिलवा दिया। बच्चा है साहब, मेरे को काय को नहीं मिलवाया? तेरे लिए उससे भी अच्छा एक प्लान है मेरे पास। देख, हम जानते हैं कि तुम लोग ये बच्चों को किडनैप करते थे, फिर उनको अपने चोरी चकारी के कामों में इस्तेमाल करते थे, ठीक है। लेकिन ये सारे काम तू नहीं करता था, वो 3 औरतें करती थी और तू उनके चक्कर में फंस गया। अब किसी के भी चक्कर में फंसा हो, सजा तो काटनी पड़ेगी। कितनी सजा होती है कमरे? सर, कम से कम 10 साल के लिए जाएगा या फिर उम्र कैद भी हो सकती है। अरे नहीं साहब, मेरे को उम्र कैद काय को होगी? अरे उम्र कैद तो बहुत कम बोल रहा है ये, फांसी भी हो सकती है। तेरी गाड़ी में और घर में खून के धब्बे मिले हैं। नहीं साहब, वो सब मैंने नहीं किया है, मैंने तो बस उनको। बोल ना। देख, तू सिर्फ ये बता तूने क्या किया है और उन 3 औरतों ने क्या किया है। अगर तू सब बताने के लिए तैयार हो जाएगा तो हम तुझे सरकारी गवाह बना देंगे। सरकारी गवाह बनने का मतलब समझता है ना? तू सरकारी गवाह बन के हमें सब कुछ बताएगा, हम उनको सजा दिलवाएंगे। उसके बाद तू अपने बच्चों के साथ आजाद अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर, जैसे अपने बच्चों के साथ रहना चाहता है रहे, ठीक है? वरना फिर ये उम्र कैद तो तय है। सब खून हुए होंगे तब भी। खून हुए? कितने? पहले मेरे को सरकारी गवाह बनाओ साहब, फिर बताऊंगा। पुलिस को संदेह था कि पूरे दशक में इन्होंने एक नहीं बल्कि कई तरह के अपराधों को अंजाम दिया है, लेकिन रुक्मणी, रंजना और सपना अपने निर्दोष होने पर डटे हुए थे। आखिर पुलिस सच तक कैसे पहुंचेगी? क्या वो पूरा सच ढूंढ पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब हमें मिलेंगे कल रात इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।